हे स्टूडेंट्स, आई एम सी ए ऋतुबन एंड आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ एन मेन टॉपिक कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्टिंग, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये आपको 3 to 4 मार्क्स आपके एग्जाम्स में दिख सकता है. सो आज हम समझेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड देन हम लोग समझेंगे हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड देन हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इनटू इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस जो आपके आईसीए मॉड्यूल से रहेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज व्हाट इज एन ईओक्यू. ठीक है, एंड कहाँ पे यूज होता है, क्यों क्यों यूज होता है. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. ठीक है, आप मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू आप फॉलो करना सो दैट इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आपको पूरा समझ पाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर की पोजीशन में रख के देखो कि आपका टास्क है कि आप एक कार ईवी कार मैन्युफैक्चरर हो. ठीक है, तो आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल लगेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको साल भर में कितना गाड़ियाँ बनाना है. तो आप फॉर एग्जांपल अभी ले लो, टारगेट है आपका 1 लाख कार्स बनाना. ठीक है, अब 1 लाख कार्स के लिए आपको मल्टीपल रॉ मटेरियल्स लगेंगे, राइट. तो रॉ मटेरियल्स में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स में आपके सीट आ जाते हैं. ठीक है, आपका सीट आ जाएगा, देन यूल हैव स्टीयरिंग्स, देन यूल हैव व्हील्स, है ना, सस्पेंशन, इंजन, डैशबोर्ड्स, मल्टीपल चीज़ें आपके रॉ मटेरियल्स में काउंट होगी. अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख गाड़ियाँ बनानी, 1 लाख गाड़ियों के लिए 1 लाख स्टीयरिंग चाहिए आपको, राइट. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप ऑर्डर कैसे करोगे, कितना करना चाहिए, साल भर का एक बार में मंगवाना चाहिए कि 3 मंथ्स में मंगवाना, 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना चाहिए, 5 इंस्टॉलमेंट में मंगवाना चाहिए. तो दिस विल ऑलवेज बी योर क्वेश्चन कि किस क्वांटिटी में मंगवाना चाहिए. तो आप हमेशा उस क्वांटिटी में मंगवाओगे जिसमें आपका ओवरऑल साल भर का रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिनिमम हो. ठीक है, फिर ऐसे कैसे सर, मिनिमम कैसे डिराइव करेंगे, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट. तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ही आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ईओक्यू का इन्वेंशन ही इसी चीज़ के लिए हुआ है जहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो कि मेरा टोटल कॉस्ट, मतलब क्वांटिटी कितना होना चाहिए ताकि मेरा टोटल कॉस्ट कम हो. अंडरस्टूड. तो आते हैं थोड़ा डेफिनेशन पे देखते हैं. ठीक है, सो इट इज एन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, राइट. ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज मिनिमम. ठीक है, सो आपका पूरा साल भर का जो भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा इस क्वांटिटी में अगर आप मंगवाओगे तो सबसे मिनिमम होगा. ठीक है, अब आते हैं कि मिनिमम करना है. तो अब मिनिमम कैसे समझेंगे, मिनिमम ऐसे समझेंगे, पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक रॉ मटेरियल में. सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती, रॉ मटेरियल के साथ मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो अब आते हैं कि क्या होता है. तो जो भी हमारी कॉस्ट रहेगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉस्ट जो भी रहेगी विच विल इंक्लूड 2 पार्ट्स. एक हो जाएगा आपका परचेज कॉस्ट विच इज आपका रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा रहेगा, और एक होगा एसोसिएटेड कॉस्ट. अब आप पूछोगे सर ये एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है. एसोसिएटेड कॉस्ट में 2 पोर्शंस आते हैं मुझे, एक ऑर्डर करने की कॉस्ट और एक संभालने की कॉस्ट. ठीक है, आप समझ रहे हो कि अब ऑर्डर करोगे तो फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर से ऑर्डर करोगे कि भाई मेरे को 1 लाख स्टीयरिंग चाहिए, आप मेरे को भिजवा दो. वो बोलेगा ठीक है, मेरा ट्रक का ये आपका सामान का माल इतना रहेगा, फॉर एग्जांपल X रुपीज़ रहेगा, एंड देन वो बोलेगा कि आपको ट्रक का रेंट देना पड़ेगा, फ्यूल चार्जेस देने पड़ेंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा. फिर उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है आपका कि मतलब वो आ रहा है कुछ, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, वो हो जाता है तो आप कवर्ड रहोगे, आपका लॉस नहीं होगा. तो आप ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करोगे, क्योंकि अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको ना स्टीयरिंग मिलेगी और आपको पूरे पैसे भी देने पड़ेंगे. तो आप इंश्योर करवा लेते हो कि जस्ट इन केस एनीथिंग बैड हैपन्स तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा उसका जो भी आपने पे करना है. तो आप ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करोगे. फिर आपका गुड्स यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका एक इंस्पेक्टर रहेगा जो इंस्पेक्शन करेगा कि जो अपने रॉ मटेरियल मंगवाया है वो सही क्वालिटी में है या नहीं. ठीक है, एंड एक होता है सामान संभालने की कॉस्ट.
ठीक है, एक होता है मंगवाने की कॉस्ट और एक होता है संभालने की कॉस्ट। अब संभालने की कॉस्ट में क्या होगा, जैसे आप सामान एक साथ मंगवा लो, अब जितना सामान ज़्यादा सामान रहोगे उतनी बड़ी जगह लगेगी आपको वेयर हाउसिंग के लिए, करेक्ट। तो आपको एक रेंट पे लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ का वेयर हाउसिंग के इंश्योरेंस चार्जेस रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, राइट। तो आपका जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये आपका एरिया, मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और जितना कम क्वांटिटी उतनी कम कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आप समझ गए कि दो हमारे एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं, विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब समझते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है एंड कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है। यहाँ पे आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट समझते हैं कि आपको कितने यूनिट चाहिए साल भर में, एनुअल कंजम्पशन क्या है, 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। 1 लाख स्टेयरिंग चाहिए, एक ही एग्जांपल लेते हैं, स्टेयरिंग का एग्जांपल लेते हैं कि आपको 1 लाख स्टेयरिंग चाहिए। अब 1 लाख स्टेयरिंग चाहिए, तो अब आप फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, मान लो आप एक बार में 20,000 यूनिट्स ही मंगवाते हो, ठीक है। तो आपको कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 5 ऑर्डर करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मान लो आप कि 1 लाख में आप 25,000 क्वांटिटी मंगवाते हो एक बार में, तो आपको कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 ऑर्डर्स, ठीक है। एंड लाइकवाइज अगर आप 1 लाख की यूनिट्स है, ठीक है, एंड आप 50,000 एक बार में मंगवाते हैं, तो आपको कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके प्रोपोर्शन में देखते कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप 5 बार ऑर्डर करते हैं तो एक बार में आपको कितना इन्वेंट्री संभालना पड़ेगा, 20,000 यूनिट्स, करेक्ट। अगर आप 4 बार ऑर्डर करते हैं तो आपको हमेशा एक एट एन एवरेज कितना क्वांटिटी संभालना पड़ेगा, 25,000 यूनिट्स संभालने पड़ेंगे, एंड यहाँ पे 50,000, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट भी समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोरिलेशन कैसा है, कि मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा आप बिहेव करता है, अगर वो बढ़ता है, अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट कैसा बिहेव करेगा, ना आपका कैरिंग कॉस्ट अगर एक सर्टेन वे में बिहेव करता है तो उसके अगेंस्ट में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ेगा। तो विल फाइंड आउट दिस कोरिलेशन दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 1,000 रुपीज़ का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कि आप हर बार ऑर्डर करोगे आपको 1,000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। अब आते यहाँ पे केस में क्या होगा, 5 बार ऑर्डर कर रहे, 5 इंटू 1,000, दिस विल रिजल्ट टू 5,000 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कैरिंग कॉस्ट जो रहेगा वो एट एन एवरेज कुछ कॉस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका मिनिमम होगा कंपेयर टू, मतलब आप अगर एक से एग्जाम्पल से देखो तो आपके पास 20,000 है, 25,000 है एंड 50,000 है संभालने के लिए, राइट। 20, 25 एंड 50। द थिंग इज कि आपको सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट कब लगेगा, आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड केस में। सेकेंड केस में अगर आपको 4 ऑर्डर्स करने हैं तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1,000, 4,000, ठीक है। बट आपका कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले आप 20,000 संभाल रहे थे, अब आप 25,000 संभाल रहे हो। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं जहाँ पे 2 ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगी, क्योंकि 2 ही बार ऑर्डर कर रहे हो तो 2,000 आपका टोटल कॉस्ट आएगा, एंड आप 50,000 संभालने वाले हो इन्वेंटरी, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट मैक्सिमम, है ना। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जब भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 है, आपका कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है। एंड जैसे ही आपका थर्ड सिचुएशन में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम लो चला जाता है, आपका कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई चला जाता है, विच मीन्स इनवर्स रिलेशन है। तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे ही बढ़ता जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट कम होगा, आपका कैरिंग कॉस्ट जैसे ही बढ़ता जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, तो इनवर्स रिलेशन। तो ऑप्टिमल सिचुएशन क्या होता है, कहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती है, जब आपके दोनों फैक्टर्स
एक इक्वल लेवल पे हो। तो ईओक्यू में दो पार्ट्स हैं, हमने समझा कि फर्स्ट इज परचेज कॉस्ट एंड सेकंड इज एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट के अंदर दो है। नाउ दिस परचेज कॉस्ट इज फिक्स, है ना, इसमें कोई डिस्काउंट्स नहीं है। आप साल भर में एक बार में मंगवाओ या 10 बार में मंगवाओ, आपको उतना ही पड़ेगा। आपका जो फ्लक्चुएशंस है, आपको जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एसोसिएटेड कॉस्ट में है, विच इज आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका एसोसिएटेड कॉस्ट कब मिनिमम होगा? आपका एसोसिएटेड कॉस्ट तभी मिनिमम होगा जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आपका कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर लेवल पे हो। अगर दोनों बराबर लेवल पे है तभी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बैठेगा, आपका आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिनिमम होगा। जैसे ही यहाँ पे अगर आप वो करोगे कि कैरिंग कॉस्ट अगर बड़ा होगा, आप कोई भी और सिचुएशन लोगे, कोई भी और क्वांटिटी लोगे, तो आपका टोटल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, आप ट्राई आउट कर सकते हो, है ना। आपको क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ कि आपका फॉर्म अभी ये कैसे हुआ है। ठीक है, कि क्या होता है, मतलब ईओक्यू क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है एंड क्या फ़ायदा मिलता है इससे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज़ आपका कि हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कैसा बना। अगर इट्स इजी टू मेमोराइज, अब अगर फॉर्मूला मेमोराइज कर लोगे इट्स वेरी इजी, मतलब अगर, बट एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप समझ लो कि ये डिराइव कैसे होता है, तो फिर आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद भी नहीं होगा बट आपको लॉजिक पता होगा, फिर भी सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए आप एक बार मेरे साथ समझो कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ है, देन विल गो ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। ठीक है, तो जहां पे हम लोग पढ़े कि ईओक्यू कब अराइव होता है, जब आपका कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वाइस वर्सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका क्या फॉर्मूला यूज होता है? इट विल ऑलवेज बी योर एनुअल रिक्वायरमेंट, कि हमको साल भर में कितना लगना है। ठीक है, फिर आप इसको डिवाइड करोगे किससे? यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड। ठीक है, कि कितना ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग को साल भर में कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए। ठीक है, और मान लो हम लोग 20,000 मंगवा रहे हैं, तो 5 इंटू 1000 करोगे 5000। तो यही फॉर्मूला का लॉजिक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसा आएगा। अब आते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? नाउ इसका है हाफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑर्डर्ड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे हमेशा रखना पर यूनिट कैलकुलेट होता है, पर एनम कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला में, अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला में। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका एनुअल रिक्वायरमेंट आपको समझ गया कि एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है, एंड देन आपका आता है यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड। यहाँ पे यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इज इक्विवेलेंट टू ईओक्यू, क्योंकि ईओक्यू ही ऑर्डर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो विल रिप्लेस यहाँ पे आपका एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी होगा डिवाइड बाय ईओक्यू, क्योंकि आपका क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू बी ऑर्डर्ड जो आप ऑर्डर करोगे दैट विल बी योर ईओक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी इज इक्वल्स टू हाफ यूनिट्स ऑर्डर्ड विल बी अगेन योर ईओक्यू, जो हम लोग ईओक्यू से निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट per unit per annum. We can also call as CC UPA, which is your carrying cost per unit per annum. ठीक है, अब इसमें एक चीज आप समझो कि आपका क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे हाफ से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई आर वी मल्टीप्लाइंग इट बाय हाफ क्यों कर रहे हैं? इसका लॉजिक ये है
तो फॉर एग्जांपल आप एनी टाइम जब भी आप इन्वेंट्री मंगवाओगे, तो फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए आप कोई भी 30 इन्वेंट्री मंगा रहे हो, ठीक है, आपके पास क्या है, 1 मंथ है एंड आप 30 यूनिट्स मंगवा रहे हो, ठीक है। आपका कंजम्पशन क्या है, आपका कंजम्पशन 1 यूनिट पर डे, एक दिन में आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो आप एट एन एवरेज एक महीने का अगर मैं एवरेज इन्वेंटरी निकालने में लूँ कि आप कितना मैनेज करते हो, तो वो 30 नहीं होगा, राइट, क्योंकि आपको फर्स्ट डे में आप 30 मैनेज कर रहे हो, तो आप फर्स्ट डे में यू आर मैनेजिंग 30 यूनिट्स, सेकेंड डे में यू आर मैनेजिंग 29 यूनिट्स, थर्ड डे में यू आर मैनेजिंग 28 यूनिट्स। तो आप एक कांस्टेंट एक यूनिट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, राइट, आप 30 यूनिट्स थ्रू आउट द मंथ मेंटेन नहीं कर रहे हो, एंड आप कोई पर्टिकुलर यूनिट्स आप थ्रू आउट द मंथ मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो यू विल हैव फर्स्ट डे में आप 30 यूनिट्स मैनेज कर रहे होंगे, एंड 30th डे में अगर आप सोचोगे कि एक एक दिन में एक कंज्यूम हो रहा है, तो आप 1 यूनिट मैनेज कर रहे होंगे। तो अब इसको निकालने के लिए ये क्या होना चाहिए, तो ये आपका एवरेज निकलेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर जैसे ये 30 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 1/30 हो जाएगा। फिर 29 यूनिट्स आप कितने दिन मैनेज कर रहे हो, 2/30। फिर 28 यूनिट्स 3/30, ठीक है। तो वैसे करते करते आपका 30th डे में आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। इसको आपने कितना मैनेज किया, 30/30, ठीक है। अगर ऐसे करके आप निकालोगे तो आपका आएगा 15 यूनिट्स। ये आप कैलकुलेट अलग करके देख सकते हो, आपका 15 यूनिट्स आएगा, विच मीन्स व्हाट, कि आपका 30 यूनिट्स जो आपका एवरेज इन्वेंटरी जो मेंटेन करना रहेगा, विच विल बी हाफ ऑफ 30 यूनिट्स, दैट विल बी 15, ठीक है। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ पे हाफ यूज करते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब आते, ठीक है, अब आगे आते फॉर्मूले पे बढ़ते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है AR मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पे 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2AR इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, और यहाँ पे EOQ स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे EOQ है, यहाँ पे EOQ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय CC पूपा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो 2AR इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय CC आ जाएगा, इज इक्वल्स टू EOQ स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे EOQ विल बी योर अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय आपका हो जाएगा CC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कि आपको अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि EOQ है। EOQ में आपका 2 फैक्टर्स आते हैं, विच इज कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब आप दोनों का फॉर्मूला निकालोगे, एंड दोनों का फॉर्मूला के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि EOQ का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। एग्जाम में जस्ट इन केस इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला, यू विल ऑलवेज हैव अ बैक टेस्टेड लॉजिक कि कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बार फॉर्मूला देख भी लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो EOQ इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे हमेशा याद रखना पर यूनिट पर एनम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे, विच इज आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। विल सॉल्व 2 इलस्ट्रेशंस फ्रॉम ICI मॉड्यूल, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो हमने देखा हुआ है इसको यूज कैसे करना है, एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी कैसी है, एंड विल यूज द ICI क्वेश्चंस ओवर हियर सो दैट हम लोग इन कॉन्टेक्स्ट विद ICI मॉड्यूल रहे, ठीक है।
तो आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन इज योर 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 किलो, विच विल बी योर, ये आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज योर 50 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपीज़। ये आप जब टोटल कॉस्ट का यूज़ करोगे तब होता है इसका। देखो, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल से आपका दो चीज़ आपको डिराइव होता है। फर्स्ट इसके आपका टोटल कॉस्ट अगर अभी कभी निकालना हो तो उसमें यूज़ होता है, एंड सेकेंड आपको जब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकलता है वो हमेशा आपके रॉ मटेरियल के कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला में कहीं पे भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट आपका ये रॉ मटेरियल कॉस्ट दो जगह काम आ सकता है, जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो एंड जब आप सेकेंड इज कि जब आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम कैलकुलेट कर रहे हो। तो आगे अगर देखेंगे स्टोरेज कॉस्ट होता है जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है, दैट इज 8% ऑफ ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो 8%, तो ये क्या हो जाएगा? 8% ऑफ 2 रुपीज़, ठीक है। Just a second. This will be your 8% of 2 rupees, which will be 0.16, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट इज 10,000 किलोस, ठीक है। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 50 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कितना है हमारा यहाँ पे? विच इज 8% मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज़, विच इज योर 0.16, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, लेट्स सॉल्व दिस। आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू डिराइव आपका क्या होगा? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना हमारा? 10,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज योर 50, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय योर 0.16, दिस विल बी आंसर। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो दिस विल कम डाउन टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड कर दो आप 0.16 से, एंड देन जो भी नंबर आएगा आप उसको कर दो अंडर रूट, ठीक है। ठीक है, फॉलोइंग। तो दिस विल कम टू योर 2500 kgs, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि कितना ऑर्डर, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको पता चल गया कि EOQ में कितना ऑर्डर करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स में विल डू 10,000 हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय 2500, ठीक है, विच विल बी योर 4 ऑर्डर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट थिंग इज कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, विच इज आर 1500, एंड सेकेंड इज कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करना चाहिए, विच इज 4 ऑर्डर्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशंस पे।
सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी समवॉट सिमिलर है, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जब आपको सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा जाएगा। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। illustration 4, compute EOQ as well as total variable cost, which means आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एनुअल डिमांड आपके 5000 यूनिट्स है, यूनिट प्राइस आपके 20 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपीज़ है। यहाँ पे देखना आप मल्टीपल दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आपका स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ये आपका ऑब्सोलेसेंस रेट जो है आपका वो, तो विच इज 2% आपका स्टोरेज का आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट 12% एंड ये आपका 6%। तो टोटल आपका यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो दिस विल कम डाउन टू 20%। ठीक है, तो 20% अगर आप यहाँ पे निकाल लो, 20% मल्टीप्लाइड बाय आपका यूनिट प्राइस कितना है 20, दिस विल कम डाउन टू 4 रुपीज़। ठीक है, 4 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। illustration 4, let's go to solution। यहाँ पे आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 5000 यूनिट्स का। ठीक है, देन आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, विच इज 16 पर ऑर्डर। ठीक है, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है जो कि हमने यहाँ पे निकाला, विच इज योर 4 रुपीज़। ठीक है, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट कि हमारा EOQ कितना होता है इसमें। ठीक है, विच इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 10 सो अब कैलकुलेट कर लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 जो आपका यहाँ पे ये 4 4 आ जाएगा एंड 4 to 8 40,000 को अगर आप अंडर रूट कर दोगे तो दिस विल कम टू 200 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका 200 यूनिट्स यहाँ पे डिराइव। ठीक है, अब यहाँ पे 200 यूनिट्स आ रहा है। अब हमको क्या है, हमको यूनिट्स पता है, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स निकालने के लिए आपको पता है कि आपको 5000 एनुअली चाहिए और एक बार में आप 200 ऑर्डर्स करोगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम योर कितना हो जाएगा 25 ऑर्डर्स। तो आप कितना ऑर्डर करोगे 25 ऑर्डर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, परचेज कॉस्ट प्लस एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट में हमारा दो पार्ट आता है, विच इज योर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, लेट्स गो विद दैट फ्लो। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो हमारा आएगा विच विल बी योर फर्स्ट फैक्टर विल बी योर परचेज कॉस्ट। ठीक है, विच इज हमको पता है यहाँ पे कि कितना है 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमने निकाल रखा है, हमको कितना करना है 25 ऑर्डर्स। ठीक है, 25 ऑर्डर्स एंड पर ऑर्डर कितना कॉस्ट है 16, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है 400। कैरिंग कॉस्ट, आप यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय आपको एवरेज क्वांटिटी कितना मेंटेन करना है 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है आपको यहाँ पे 4 रुपीज़। तो अब EOQ निकाल लिया हमने। EOQ में हमेशा आपका क्या रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा
कि आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट 400, विच मीन्स आपने जो यहाँ पे EOQ निकाला है 200 यूनिट्स का वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा, टोटल कॉस्ट आपका बन जाएगा 1,08,000। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 1,08,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, देयर इज अ सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन क्या है आपका, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट जहाँ पे इफ द न्यू प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड। अब यहाँ पे क्या परचेज कॉस्ट को रिवाइज कर दिया, परचेज कॉस्ट जो हमारा पहले 20 हुआ करता था वो अभी 12.8 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो दो जगह आपका इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट इज कहाँ पे आपका रॉ मटेरियल परचेज पे आ जाएगा। ठीक है, जब आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो परचेज रॉ मटेरियल पे, वहाँ पे आप 20 की जगह 12 यूज होंगे। और सेकेंड कहाँ पे होगा, सेकेंड आपका अगर आप सोच सकते हो तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, सेकेंड आपका यूज होगा कैरिंग कॉस्ट में। कैरिंग कॉस्ट क्या था 20% था, तो पहले 20% ऑफ 20 रुपीज़ हम लोग 4 रुपीज़ निकाल रहे थे, अभी 12.8 का 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम में। अगर आपको क्लिक किया है तो मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, अगर आपको क्लिक नहीं किया है तो आपको अभी ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, देन यूल आप आगे के लिए भी अंडरस्टैंड कर जाओगे कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा, यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट विल बी अगेन 5,000 यूनिट्स। यहाँ पे कोई चेंज है नहीं। परचेज कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12.8। ठीक है, देन हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 16 रुपीज़ ही है। देन हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना है 12.8 का 20% विच इज 2.56। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, कि EOQ निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम लॉजिक 2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 जो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 डिवाइडेड बाय 2.56 एंड दिस विल बी। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके निकलेंगे, this will come down to 250 यूनिट्स। ठीक है, 250 यूनिट्स आ जाएगा आपका। अब आते हैं 250 यूनिट्स। अब एक बार आप फिर से चेक कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, है ना, कि कितना आ रहा है आपका। तो दिस विल कम डाउन टू 250 यूनिट्स। ठीक है, अब 250 यूनिट्स तो हमको ऑर्डर्स कितने करने पड़ेंगे, इज इक्वल्स टू 5,000 डिवाइड बाय 250 यूनिट्स। यहाँ पे हमको कितने करने पड़े थे 25 ऑर्डर्स, यहाँ पे हमको कितने करने पड़ेंगे 20 ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे कितने करने पड़े 20 ऑर्डर्स। ठीक है, अब आते हैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो इसमें से सबसे पहले आ जाएगा आपका परचेज कॉस्ट which will be your nothing but 12.8 multiplied by 5,000। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी योर 16 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि 20 ऑर्डर्स कर रहे हैं पर 16 लग रहा है, तो यहाँ पे आपका 320 कैलकुलेट हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट जो आपका रहेगा विच विल बी योर हाफ मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग एवरेज क्वांटिटी कितना मेंटेन करने वाले हैं 250, 250 मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना कॉस्ट है मैनेज करने का, कैरिंग कॉस्ट कितना है 256। दिस विल ऑल्सो कम डाउन टू 20
एंड ये आपका आ जाएगा 64,000। तो अगर यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट निकालोगे कि टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए, विच विल बी योर 64,000 एंड ये आपका 64,650, ये आपका टोटल कॉस्ट। तो आपका फर्स्ट पोर्शन का आंसर निकल गया। सेकंड पोर्शन का आंसर, सेकंड पोर्शन में आपको कितना आ गया यूनिट्स, ईओक्यू कितना आया 250 यूनिट्स आ गया आपका ईओक्यू, ठीक है। ऑर्डर्स में आ गया आपका 20 ऑर्डर्स। आपने जब टोटल कॉस्ट निकाला आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 64,640 एंड फर्स्ट पोर्शन का भी हमने सेम तरीके से निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ट्रिक बस ये था कि जैसे ही आपका परचेज कॉस्ट चेंज होता है आपका कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये रहता है परचेज कॉस्ट में अगर कहीं पे चेंज आ रहा है तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट दो जगह आ सकता है, विच इज आपका कैरिंग कॉस्ट में आएगा प्लस आपका टोटल परचेज कॉस्ट में आ जाएगा। ये अगर आपने इम्पैक्ट बिगिन कर लिया तो आपको इजी सॉल्व है। यही ट्रिक आपको ऐसे ऐड करता है जहाँ पे स्टूडेंट्स माइट मिस कर जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स के प्रेशर रहते हैं, तो उतना वो रहता है कि आप कैरिंग कॉस्ट ऊपर में जितना लेते हो आप सेम कैरी ऑफ फॉरवर्ड कर लेते हो। तो अगर ये आप मिस्टेक्स कर लोगे दिस इज अ स्वीट 4 मार्क्स इन योर पेपर, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। हमने आज के क्लास में अगेन एक बार रिवाइज कर लेते। 3 पार्ट्स में हमारी क्लास थी। फर्स्ट वाज व्हाट इज ईओक्यू, कहाँ पे एप्लीकेशन यूज होता है, क्यों ईओक्यू की जरूरत पड़ी, है ना। सेकेंड वुड बी कि हमने फॉर्मूला कैसे हमने फ्लो किया कि हमको पता है कि ईओक्यू में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के थ्रू हमने डिराइव किया कि ईओक्यू का फॉर्मूला कैसे आया। एंड थर्ड पार्ट वाज एप्लीकेशन, जिसमें हमने इलस्ट्रेशन ऐसे के इलस्ट्रेशन सॉल्व किए एंड हमने आंसर्स निकाला। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड मैं ऐसे ही छोटे छोटे आईसीए के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस डालता रहूँगा, प्लस आपको क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा जो आईसीए की क्वेश्चंस हो, सो दैट आपका मॉड्यूल एटलीस्ट कवर्ड हो एंड आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।